हेलो, गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग बेटा हाइड्रेशन एनर्जी के एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। सो टुडे स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, इसमें सबसे पहले एक वर्ड है जो टर्म की मीनिंग समझना ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ आयन, स्पीड ऑफ आयन पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में जो भी स्पीड होगी आयन की, the speed of ion per unit area and per unit time that is known as mobility। और mobility को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ आयन, वेदर इट इज़ कैटायन और वेदर इट इज़ एनायन, स्पीड ऑफ आयन अपॉन पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। दिस इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी, दिस इज द मोबिलिटी। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ मोबिलिटी, तो आप उससे कह दो मोबिलिटी ऑफ आयन इज सिंपली व्हाट, स्पीड ऑफ द आयन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, तो यहाँ पर एक वर्ड जिसका बेसिक मैंने आपको सिखाया। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ आयन, नाउ यू सिंपली से दैट मोबिलिटी ऑफ आयन इज स्पीड ऑफ द आयन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, एक और छोटी सी मीनिंग होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज व्हाट, कंडक्टिविटी इज वन अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द फील ऑफ कंडक्टिविटी, तो आप उससे सिंपल ये वर्ड बोले कि कंडक्टिविटी इज, कंडक्टिविटी इज, कंडक्टिविटी इज, कंडक्टिविटी इज easiness in movement of ion, easiness in movement of ion, easiness in movement of ion। किसी भी आयन के मूवमेंट में जो ईजीनेस प्रोवाइड करता है, जो ईजीनेस होता है, ईजीनेस इन द मूवमेंट ऑफ आयन इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो अगर आपसे कोई कहता है कंडक्टिविटी क्या है, मोबिलिटी क्या है, तो आपको घबराना नहीं है। कंडक्टिविटी इज व्हाट, ईजीनेस इन मूवमेंट ऑफ आयन, वेदर इट इज कैटायन और वेदर इट इज एनायन। ओके बच्चों, तो अब हम दो वर्ड से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो गए, मोबिलिटी क्या होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी में सबसे पहला वर्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर मोबिलिटी क्या होगी, तो मोबिलिटी जो है वन अपॉन साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, यानी साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन जितना ज़्यादा होगा मोबिलिटी उतनी ही कम होगी। दूसरा फैक्टर, मोबिलिटी इज डिपेंड डायरेक्टली ऑन कंडक्टिविटी, इज डिपेंड डायरेक्टली ऑन कंडक्टिविटी। अब आप लोगों को पता है कंडक्टिविटी क्या होती है और मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को उठा करके मैंने यहाँ बना दिया मोबिलिटी। मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर क्या है हाइड्रेशन एनर्जी का एप्लीकेशन, तो उससे कह दो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, दिस इज द मास्टर स्ट्रोक।
ये है हमारा मास्टर स्ट्रोक। क्या है? जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी और साइज़ ऑफ हाइड्रेटेड आयन उतना ही छोटा होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक। यहाँ से क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है। ओके, और वेदर एम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्नैपशॉट फॉर द हाइड्रेशन एनर्जी। सो प्लीज़, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ नोट इट डाउन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखें आप, हाइड्रेशन एनर्जी के लिए बात की गई। अब यहाँ पे देखें, Na+ अगर एक्वस है और हमारे पास Li+ एक्वस है, तो नॉर्मल हमारे पास जब Na+ गैस होता था और Li+ जब हमारे पास गैस होता था, तो Li+ हली नाक, तो कौन बड़ा होता था? इन दोनों में से कौन बड़ा होता था गैसियस फेज में? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो लिथियम से बड़ा होता था सोडियम, लिथियम छोटा होता था, लिथियम छोटा होता था। लेकिन जो जितना छोटा होगा उसके ऊपर हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, वाटर की लेयर्स उतनी ज़्यादा होंगी। यानी जब ये लिथियम गैस लिथियम एक्वस में जाएगा तो एक्वस का साइज बड़ा हो जाएगा। यही मैंने कल बताया था आपको। अगेन मास्टर स्ट्रोक, नॉर्मली अगर गैसियस फेज में आप साइज को देख रहे हो, गैस फेज में, तो गैस फेज में हमारा नॉर्मल जो ग्रुप का ट्रेंड होता है, टॉप से बॉटम की ओर आने पर साइज क्या होता है? बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है। वही ऑर्डर गैस के लिए होता है। तो लिथियम से बड़ा है सोडियम, यानी सोडियम बड़ा है और लिथियम छोटा है। जो छोटा होगा उसके ऊपर वाटर की कवरिंग आराम से हो जाएगी। तो जब एक्वस फेज में लाओगे तो एक्वस फेज में ये बड़ा हो जाएगा। तो ये साइज का ऑर्डर है। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ साइज, ये साइज का ऑर्डर है। दिस इज अगेन द ऑर्डर ऑफ साइज, ये भी साइज का ऑर्डर है। तो जो बड़ा होगा उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई कह रहा है मोबिलिटी यानी कि म्यू, सोडियम और लिथियम किसकी ज़्यादा होगी? तो जिसका साइज बड़ा उसकी मोबिलिटी कम। तो साइज बड़ा किसका है? लिथियम का, तो इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो म्यू ऑफ लिथियम प्लस एक्वस ये बड़ा है, तो इसकी जो बड़ा होगा उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। इज लेस देन म्यू ऑफ Na प्लस एक्वस। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके वहाँ पूछा गया है एम्स में। ये क्वेश्चन आया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। उसने नॉर्मली पूछा व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी फॉर सोडियम आयन एंड लिथियम आयन। सोडियम आयन और लिथियम आयन में से किसके पास मोबिलिटी ज़्यादा होगी? तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सोडियम एक्वस फेज का साइज छोटा, तो सोडियम एक्वस फेज की मोबिलिटी ज़्यादा। लिथियम एक्वस फेज का साइज बड़ा, तो लिथियम एक्वस फेज की मोबिलिटी कम। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग विद द हाइड्रेशन एनर्जी। एक एक पॉइंट उतार लें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर होने जा रहा है, हटाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन हटाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन का ही सेकेंड पार्ट। एप्लीकेशन का सेकेंड पार्ट क्या है बेटा? सेकेंड पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, अगर हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं HE और ये है LE।
लैटिस की स्पेलिंग है LATT ICE, लैटिस एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, केस वन, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से, देन कंपाउंड इज सॉल्युबल। तो आप क्या लिखोगे? देन कंपाउंड इज सॉल्युबल। उस केस में कंपाउंड क्या होगा? सॉल्युबल होगा। देन कंपाउंड इज सॉल्युबल। ओके, देन केस टू, अगर हाइड्रेशन एनर्जी HE लेस है और लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी? सॉलिड बनाएगी। तो इस केस में देन कंपाउंड इज इनसॉल्युबल। देन कंपाउंड इज इनसॉल्युबल। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कंपाउंड सॉल्युबल कब होगा, तो बोल दीजिए हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और लैटिस की कम, तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा। कंपाउंड इनसॉल्युबल कब होगा? जब लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा। ओके, देन अगेन वी आर डिस्कसिंग हाइड्रेशन एनर्जी। एक नोट लिखना और नोट में से लिखना हाइड्रेशन एनर्जी ठीक है। ये डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। एक फैक्टर है चार्ज और दूसरा फैक्टर है साइज। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आप बोलिए हाइड्रेशन एनर्जी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक है चार्ज और दूसरा है साइज। ओके, किस तरह से? हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस एंड y माइनस, एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज। 1 अपॉन साइज। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के प्रोडक्ट के, कैटायन और एनायन पे जो चार्ज होगा उनके प्रोडक्ट पे, और साइज पे डिपेंड करती है। लेकिन इन दोनों में किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है? तो अगर कभी चार्ज और साइज के बीच में कंपैरिजन हो जाए तो चार्ज पे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर डिपेंडेंट ऑन चार्ज, ओके बच्चों, is more dependent on charge। क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे वहाँ NCERT का, BeSO4, NCERT का क्वेश्चन है ये। BeSO4 is soluble while BaSO4 is not, while BaSO4 is not या is insoluble why? आपसे क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि BeSO4 बेरिलियम सल्फेट इज सॉल्युबल while बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल। why? ऐसा क्यों है? तो भाई जरा गौर से देखें, यहाँ पे भी सल्फेट है, यहाँ पे भी सल्फेट है, दोनों में ही सल्फेट है। यहाँ पे हमारे पास बेरिलियम है और यहाँ पे हमारे पास बेरियम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमने क्या बोला, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो BeSO4 और BaSO4 इन दोनों में साइज किसका ज़्यादा होगा? इन दोनों में ये वाला पार्ट तो कॉमन है, दिस पार्ट इज कॉमन। अब बचा ये वाला कैटायन और ये वाला कैटायन। तो अगर इन सभी का हम कैटायन बना लें, ये +2 होगा,
ये +2 होगा, कैटायन की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो बेरिलियम छोटा होगा, बेरिलियम क्या होगा, छोटा होगा, और हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x+ और y-। इन दोनों में चार्ज सेम है, इस बेरिलियम के ऊपर +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, तो चार्ज यहाँ भी कितना है, 2 × 2 4, चार्ज यहाँ भी कितना है, 2 × 2 4, क्योंकि x और y का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4, तो चार्ज इन दोनों में सेम। जब चार्ज सेम तो हाइड्रेशन एनर्जी को हम फिर कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइज। तो अब हम यहाँ पे आ गए हाइड्रेशन एनर्जी 1/, साइज। तो बेरिलियम का साइज छोटा है, तो बेरिलियम के लिए हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लिखोगे इसका आंसर लिखोगे क्या, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, He का मतलब क्या है बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी, इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर, सो इट इज सॉल्युबल, तो क्या है ये, सॉल्युबल है, सो इट इज सॉल्युबल। एंड फॉर बेरियम सल्फेट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, एंड फॉर बेरियम सल्फेट लैटिस एनर्जी इज मोर, और अगर लैटिस एनर्जी मोर होगी तो वो लैटिस फॉर्मेशन करेगी, और लैटिस फॉर्मेशन का मतलब सॉलिड का फॉर्मेशन करेगी, यानी BaSO4 सॉलिड होगा बेटा। कैसा होगा बच्चों, BaSO4 सॉलिड होगा, वो घुलेगा नहीं, लेकिन बेरिलियम घुल जाएगा। ये है इस सवाल का, ये है जवाब। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर, सो इट इज सॉल्युबल, एंड फॉर बेरियम सल्फेट इट्स लैटिस एनर्जी इज मोर, सो इट इज इनसॉल्युबल। ये क्या होगा बेटा, सो इट इज इनसॉल्युबल। समझे बच्चों, हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, इसे ही हम बोलते हैं फजान रूल। फजान, F है ये, F, फजान एपिस्ट्रोफी S, फजान रूल। फजान का क्या बोलना था, उनका ये कहना था कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई सिंगल बॉन्ड ऐसा नहीं है कि बोल दे कि उसके अंदर 100% आयनिक कैरेक्टर है, या कोई ऐसा बॉन्ड नहीं मिलेगा जो कह दे हम 100% कोवैलेंट हैं। तो इन आवर गैलेक्सी, इन आवर यूनिवर्स नो एनी बॉन्ड कंप्लेन दैट आई एम 100% आयनिक, आई एम 100% कोवैलेंट। ओके, ईच एंड एवरी बॉन्ड हैज़ मिक्स कैरेक्टर ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाइदर एनी बॉन्ड इज 100% आयनिक neither any bond is 100% ionic or 100% covalent. Each bond has mixed character. Each bond has mixed character of ionic or covalent. Each bond has mixed character of ionic or covalent. क्या बोलना था फजान का ये बोलना था
कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं मिलेगा जो 100% आयनिक हो या कोई 100% कोवेलेंट हो। ओके, इन एनी आयोनिक बॉन्ड, देखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, इन एनी आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर is determined by Fazan rule। किसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डिटरमाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फजान रूल। तो फजान रूल ये हो गया। एक बार फिर से बोल देता हूँ, कोई भी बॉन्ड कंप्लीट आयनिक नहीं होगा, कोई भी बॉन्ड कंप्लीट कोवेलेंट नहीं होगा। अगर एक बॉन्ड आयनिक है तो उसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, अगर एक बॉन्ड मेजॉरिटी में आयनिक है तो उसके अंदर कुछ परसेंट कोवेलेंट का होगा, एक बॉन्ड मेजॉरिटी में कोवेलेंट है तो उसके अंदर कुछ परसेंटेज आयोनिक का होगा। और आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जो हम डिटरमाइंड करते हैं उसके लिए किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी? इन एनी आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर इज जज और डिटरमाइंड बाय द फजान रूल। ओके बच्चों, अब देखें जरा गौर से। अब कुछ केमिस्ट्री की बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। अगर आपसे कभी कोई बोले कैटायन, तो जो कैटायन होता है वो छोटा होता है। कैटायन कैसा होता है? छोटा होता है। कैटायंस नॉर्मली बात कर रहा हूँ, कैटायंस नॉर्मली कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर एंड पावरफुल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? पावरफुल होते हैं। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि बताइए कैटायन की केमिस्ट्री क्या है, तो कैटायंस आर नॉर्मली स्मॉलर एंड पावरफुल। और एनायन की जब बात करेंगे बच्चों, तो एनायंस की जब बात करेंगे तो ये लार्जर कैसे होते हैं? लार्जर, और बड़ा होने की वजह से ये वीकर हो जाते हैं। एंड वीकर ये एनायन कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, तो कैटायन की केमिस्ट्री ये रही। कैटायंस आर जनरली स्मॉलर एंड पावरफुल। एनायंस आर जनरली लार्जर एंड वीकर। ओके, तो ये उतार लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे फजान रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, ये एक कैटायन है और ये एक एनायन है। कैटायन जो है हमारा स्मॉलर है और पावरफुल है, ये बात हमें लिखनी पड़ेगी, पावरफुल है। ये हमारा एनायन जो है लार्जर है एंड वीकर है। लार्जर है और बच्चे कैसा है? वीकर है। तो जब हम एनायन की बात करेंगे तो वो लार्जर है और वीकर है। ओके, ये कैटायन और ये एनायन एक दूसरे की ओर आ रहे थे। कैटायन और एनायन जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। मैंने बोला था ना, आयनिक बॉन्ड कैटायन और एनायन के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। या इसके लिए जनरलाइज फंडा क्या है? जनरलाइज फंडा क्या है कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड है दो डिफरेंट नेचर के एलिमेंट के बीच में बनता है। द बेसिक फंडा फॉर आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन टू अपोजिट एलिमेंट। दो अपोजिट एलिमेंट के बीच में बनता है, प्लस और माइनस के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, हाई और लो के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड कैसा होगा? आयोनिक। तो आयोनिक बॉन्ड का बेसिक फंडा है कि अगर आयोनिक बॉन्ड समझना चाहते हो तो वो दो डिफरेंट नेचर के लोगों के बीच में बनता है। ठीक, तो ये कैटायन और ये एनायन एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे थे। ठीक है, किसके लिए? आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ देखिए, जैसे ही
ये कैटायन है और ये आपका एनायन है। जैसे ही कैटायन एनायन के नज़दीक पहुंचा तो हमें पता है कैटायन स्मॉलर हुए और कैटायन हमारा पावरफुल है। कैटायन स्मॉलर होने के साथ साथ कैसा है बेटा? पावरफुल है। एनायन लार्जर होने के साथ कैसा है बच्चों? लार्जर है एंड वीकर है। एनायन इज लार्जर एंड वीकर। तो ये कैटायन और एनायन एक दूसरे की ओर आ रहे थे आयनिक बॉन्ड बनाने। प्लीज समझिएगा, कैटायन और एनायन, ये है हमारा कैटायन और ये ऐसे बोल दो, ये है हमारा कैटायन और ये है एनायन। ये दोनों एक दूसरे की ओर, देखो कैटायन छोटा है एनायन बड़ा है, ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे थे आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के नज़दीक पहुँचे, करीब पहुँचे, तो कैटायन जिसकी पावर ज़्यादा है उसने एनायन जिसकी पावर कम है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लिया। ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लिया। बात समझिएगा, कैटायन और एनायन एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, तो आयनिक बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन जैसे ही कैटायन और एनायन एक दूसरे के क्लोज में आए तो इस कैटायन ने इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लिया, और जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ आयनिक बॉन्ड बनने के लिए चले थे, और आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड भी बन रहा है। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे निकालोगे, अगर आपसे कोई कह रहा है कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है बिगड़ाओ, बिगाड़ देना। डिफॉर्मेशन इन शेप ऑफ एनायन। डिफॉर्मेशन इन शेप ऑफ एनायन। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैटायन और एनायन एक दूसरे की ओर आ रहे थे आयनिक बॉन्ड बनाने। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटायन और एनायन एक दूसरे की ओर आ रहे थे आयनिक बॉन्ड बनाने, लेकिन जैसे ही वो क्लोज पहुँचे, कैटायन की पावर ज़्यादा है, उसने एनायन जिसकी पावर कम है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लिया, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के खींच लेने से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट। तो बनाने के लिए आए थे आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड तो बनेगा ही, लेकिन साथ में कोवैलेंट एज अ गिफ्ट मिल गया इनको, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। इसी पॉइंट को सबसे पहले इस दुनिया में बताया था किसने? फजान ने। उसने कहा कि जब एनायन और कैटायन एक दूसरे की ओर आ रहे होंगे, तो जब एक बहुत करीब पहुंच जाएंगे तो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेने से कौन सा बॉन्ड बन जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम इस बात को यहाँ पे लिखते हैं और उसे आप लोग उतार लीजिए। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके बच्चों, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए बच्चों, व्हेन कैटायन एंड एनायन, व्हेन कैटायन एंड एनायन comes, when cation and anion approaches with each other, when cation and anion approaches with each other, then cation attracts the electron cloud, toward itself, and formed covalent bond,
एंड फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जब एक कैटायन और दूसरा एनायन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं उस समय कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड इटसेल्फ एंड फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, दिस इज द बेसिक थीम जिस थीम के ऊपर हमें काम करना है। ओके, कैटायन और एनायन को एक दूसरे की ओर, ये कैटायन और ये एनायन दोनों को एक दूसरे की ओर क्या कर दिया, अप्रोच करवा दिया, और एक फिक्स डिस्टेंस पे कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि कैटायन की पावर ज़्यादा है। ठीक है, और जब उसको खींचा, एनायन को नहीं, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचा, तो उसी समय कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। यहाँ से दो प्रोसेस या दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स निकलेंगी। एक तो है पोलराइजेशन और दूसरा है पोलराइजिंग पावर। क्या है बच्चों, दूसरा है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर को हम लोग पी से लिखेंगे, पोलराइजेशन को हम लोग किससे लिखेंगे बच्चों, पी से लिखेंगे। डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय कैटायन। तो पोलराइजेशन क्या होता है और पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पहले वो समझेंगे इसका बेसिक कि व्हाट इज़ द पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन ये वर्ड अभी से यूज हो रहा है और लाइफ टाइम यूज होगा। पोलराइजेशन, व्हाट इज़ पोलराइजेशन, व्हाट इज़ पोलराइजिंग पावर, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्लीज़ मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एकदम ब्रेन उतार दूंगा आपके। पोलराइजेशन क्या होता है और पोलराइजिंग पावर क्या होता है, देखें। ओके, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं बच्चों पोलराइजेशन। ठीक है, ये क्या है, डिफॉर्मेशन का मतलब किसी चीज़ को बिगाड़ देना। डिफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एनायन, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिफॉर्मेशन इन शेप ऑफ एनायन, बाई कैटायन। एनायन के शेप में डिफॉर्मेशन कैटायन की वजह से हो, डिफॉर्मेशन इन शेप ऑफ एनायन बाई कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि सर पोलराइजेशन क्या होता है बताइए, तो उससे कह दो सबसे पहली बात, पोलराइजेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर कैटायन, डिफाइंड ओनली फॉर एनायन। पोलराइजेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर एनायन। पोलराइजेशन सिर्फ एनायन के लिए डिफाइंड है, कैटायन के लिए नहीं। ठीक है, पहला जो सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक है, पोलराइजेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर एनायन, यानी हमेशा नेगेटिव चीज़ जहाँ पे होगी वहाँ पे पोलराइजेशन की सर्च करेंगे आप। क्या होता है, डिफॉर्मेशन इन शेप ऑफ एनायन, एनायन के शेप में डिफॉर्मेशन बाई कैटायन, कैटायन के द्वारा एनायन के शेप में डिफॉर्मेशन हो जाना, इसी को बोलते हैं हम पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, पोलराइजेशन, इसी चीज़ को बोलते हैं हम पोलराइजेशन। ओके, नेक्स्ट है पोलराइजिंग पावर। दिस इज P। पोलराइजिंग पावर क्या है बच्चों, पोलराइजिंग पावर क्या है, एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिफॉर्म। दिस इज क्या है, एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिफॉर्म
shape of anion, to deform shape of anion, shape of anion, ability of cation to deform shape of anion is known as polarizing power, PP। और एक और मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे, पोलराइजिंग पावर इज डिफाइंड ओनली फॉर, पोलराइजिंग पावर इज डिफाइंड ओनली फॉर कैटायन। तो अब अगर आपसे कोई कह रहा है कि सर पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइंड होती है, नाउ यू सिंपली सेज पोलराइजिंग पावर डिफाइंड ओनली फॉर कैटायन एंड पोलराइजेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर एनायन। क्या होता है पोलराइजेशन? डिफॉर्मेशन इन शेप ऑफ एनायन बाय द कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर इज व्हाट? एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिफॉर्म द शेप ऑफ एनायन। कोई कैटायन एनायन के शेप को कितना डिफॉर्म कर रहा है, दैट इज पोलराइजिंग पावर। बात समझ में आ रही है? और पोलराइजेशन क्या है? एनायन के शेप में जो डिफॉर्मेशन होगा और कैटायन जो करेगा उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन पोलराइजेशन विद रिस्पेक्ट टू एनायन लिया जाएगा और पोलराइजिंग पावर विद रिस्पेक्ट टू कैटायन लिया जाएगा। पोलराइजेशन विद रिस्पेक्ट टू एनायन एंड पोलराइजिंग पावर विद रिस्पेक्ट टू कैटायन। बात समझ आ रही बच्चों? इसे कल फिर एक बार और समझाऊंगा और उसके बाद ऐसे ही लिख करके समझाऊंगा एक बार और उसके बाद इसमें आगे की ओर हम नीट के जेईई के क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।